दोस्तों, हैंड राइटिंग, डायग्राम, मैप का यूज टॉपर्स कैसे करते हैं कि उनका जो मेंस आंसर राइटिंग में है वो मार्क्स ज़्यादा आता है। तो ये आप खुद से समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो मैं वीडियो जो बनाया हूँ आज, ये GS2 का जो इवेल्युएटेड ओरिजिनल कॉपी है जो BPSC अपलोड करती है, उस पे ये वीडियो है। और दूसरी बात, यह एक टॉपर्स का कॉपी है, क्योंकि आप मार्क्स देख रहे हैं 159, तो आपको बहुत अच्छा इंसाइट मिलेगा। और मैं इसमें आपको एकदम पॉइंट वाइज दिखाऊंगा कि देखिए इन्होंने ये किया, डायग्राम बनाया नहीं बनाया, पॉइंट साइज, पॉइंट में आंसर लिखा नहीं लिखा, आर्टिकल लिखा नहीं लिखा, उसके हिसाब से इनको कितना मार्क्स आया। उसके बाद कितना बड़ा आंसर लिखना है, कितना पेज में आंसर लिखना है, उस पर मार्क्स पे क्या असर पड़ता है, वो सब कुछ आप इसमें समझ जाएंगे इससे। तो आप लास्ट तक इसमें बने रहिएगा दोस्त। तो सबसे पहले आप देखिए, एक मैं लॉन्ग आंसर आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है। डिस्कस द इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट। डिस्कस देयर चेंजिंग रोल इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। इसमें देखिए दो सब पार्ट है, एक तो आपको रिलेशनशिप बताना है और दूसरा उनका चेंजिंग रोल भी बताना है। अब इसको इन्होंने कैसे आंसर लिखा, देखिए पहले तो इन्होंने सीधा सा एक इंट्रो लिख दिया, जिसमें आप देखेंगे कि जो, क्योंकि रिलेशनशिप पूछा है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बारे में, तो उन्हीं के बारे में लिख दिया कि प्रेसिडेंट डे ज्यूरे होता है और प्राइम मिनिस्टर डे फैक्टो होता है। हमारा जो प्रेसिडेंट है वो ब्रिटिश के प्रेसिडेंट से अलग है। ब्रिटिश में क्या होता है, हेरिडेटरी होता है, हमारे यहाँ रिपब्लिक होता है। ये इन्होंने चुपचाप इंट्रो में लिख दिया, सिंपल सा। अब देखिए क्वेश्चन जो रियल क्वेश्चन जो पूछा है कि इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप क्या है। तो देखिए आंसर इन्होंने कैसे लिखा है, रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप आंसर लिखिएगा, ये जो सब पार्ट का आप आंसर लिख रहे हैं, उसको आपको एकदम दिखा देना भाई। देखिए ये बॉक्स में डाल के कि ये ऐसा रिलेशनशिप है, या फिर अंडरलाइन करके, ऐसे 2 बार अंडरलाइन करके कि देखिए भाई ये ऐसा रिलेशनशिप है और इस क्वेश्चन का मैं आंसर लिखने जा रहा हूँ, ताकि जो चेक कॉपी करता है उसको कन्फ्यूजन न रहे कि आंसर कहाँ है। तो सबसे पहले इन्होंने देखिए आर्टिकल लिखा हुआ है, ये आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है, कि एग्जामिनर को लगे कि भाई इनको आर्टिकल आता है। तो 73 में जो भी आर्टिकल का जो डिटेलिंग है वो इन्होंने लिखा, 74 में लिखा, 75 में लिखा। और दूसरी बात, इन्होंने पॉइंट फॉर्म में लिखा है, काफ़ी स्पेस छोड़ा है ताकि पढ़ने में दिक्कत ना हो, कहीं भी कटकुट नहीं है, ये अंडरलाइन है, आप ये समझ लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, जहाँ पे इनको आर्टिकल नहीं पता था वो दूसरा पेज में लिखे हैं। इसके बीच में देखिए कितना ज़्यादा गैप है और कितना मतलब एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, कहीं पे वो कटकुट नहीं है। यहाँ पे अंडरलाइन भी इन्होंने किया हुआ है। तो सब आंसर आप देख सकते हैं, लेकिन मैं ये दिखा रहा हूँ कि कैसे इन्होंने लिखा है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए, डिफरेंस भी लिखा है इन्होंने, ठीक है। ये देखिए किस तरह से इन्होंने डायग्राम बनाया है, बीच में एक कॉलम बना दिया और ये दोनों को सामने सामने दिखा दिया, ताकि ज़्यादा लिखना भी ना पड़े वर्ड, और जो चेक कर रहा है कॉपी उसको समझ में भी आ जाए कि क्या कहना चाह रहे हैं। एक चीज़ आप समझ में आना कि इन्होंने एकदम पूरा अंडरलाइन कर बॉक्स में बना के लिखा है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, आप ये चीज़ समझ आना, ठीक है ना। उसके बाद देखिए जो सब पार्ट है चेंजिंग रोल, देखिए फिर से बॉक्स बनाया कि चेंजिंग रोल को हम अब बता रहे हैं। अब चेंजिंग रोल में फिर से इन्होंने एरो मार के अपना पॉइंट में लिखा। चेंजिंग रोल में क्या लिखा, विद द चेंजिंग ऑफ इंडिया फ्रॉम 20th से 21st सेंचुरी द रोल हैज़ बीन चेंज। चलो वही पूछ भी रहा है, इन्होंने लिख दिया ठीक है, रोल चेंज हो गया है। फिर क्या लिखा इन्होंने कि मोर कॉर्डियल रिलेशनशिप हो गया है बिटवीन प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का। उसके बाद इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ इन लॉ मेकिंग बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आप देखेंगे कि चेंजिंग रोल इन रिलेशनशिप, वैसा इन्होंने कुछ खास लिखा है नहीं। तो अब देखिए मार्क्स क्या देता है, ठीक है। दिस इज द मार्क्स दोस्त, ये है 20 मार्क्स। कितना मार्क्स का था, 38 मार्क्स दिया, बस कितना 20। तो कहाँ गया मार्क्स, तो आप सेकंड में देख रहे हैं कि जो सेकंड पार्ट है इन्होंने उसको टैकल नहीं किया है। इन्होंने सब अंडरलाइन किया, आर्टिकल लिखा, लेकिन जिसमें आर्टिकल लिखा पहला वाला में, उसमें शायद अच्छा मार्क्स दिया है, और ओवरऑल कितना दिया है 20, क्योंकि सेकंड पार्ट इन्होंने अच्छा से नहीं किया है, ठीक है। अब इन्होंने 20 मार्क्स लाया है। अभी इससे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इससे भी कम मार्क्स आए हैं, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो ये 20 मार्क्स आया, ये टॉपर का कॉपी है, ये भी ध्यान रखना दोस्त। ऐसा नहीं कि हम लोग वहाँ तुर्रम खान बन जाएंगे, वहाँ पे कुछ याद नहीं आता है। मैं दिया हूँ और ध्यान में है मुझे। तो देखिए इन्होंने 2 पेज में कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। तो इन्होंने लिखा कितना पेज, तो 1 पेज, ये 2 पेज, ये 3 पेज, ये 4 पेज और ये 4.5 पेज, 4.5 पेज लिखा है, ठीक है। और 2 पेज छोड़ दिया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, जो थर्ड क्वेश्चन है, इलुसिडेट एंड इवेलुएट लोकल गवर्नमेंट एंड द इट्स वर्किंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पंचायती राज एंड सिटी इंस्टीट्यूशन। मतलब कि लोकल गवर्नमेंट और इसका जो वर्किंग है
उसको एवेल्यूएट करना है किस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे ये एम्पावर हुआ, ठीक है, दोनों के बारे में, पंचायती राज के बारे में और सिटी इंस्टीट्यूशन के बारे में। लेकिन सिर्फ नहीं, ऐसे एवेल्यूएट नहीं कर देना है, उसको एग्जाम्पल देना है बिहार के ग्रास रूट लेवल से। ये क्वेश्चन है और यहाँ सीधा सीधा लिखा है 19 नंबर 19 नंबर। अब देखिए इन्होंने क्या किया है और कितना नंबर आया है। देखिए, व्हेन पंचायती राज एस्टेब्लिश्ड पब्लिक ओपिनियन विल डू व्हाट वायलेंस कैन नेवर डू। महात्मा गांधी का इतना शानदार कोट से इन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। राइटिंग देखिए कितना मस्त राइटिंग है, और ये गैप देखिए ताकि एकदम कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई कटकुट, एक गलत वर्ड नहीं लिखा इन्होंने। उसके बाद ये लोकल गवर्नमेंट को इन्होंने डिफाइन किया। चलिए हम लोग अब सीधा सीधा आंसर खोजने वाले हैं कि हमारा कहाँ पे है कि एम्पावर हुआ इसका वर्किंग पंचायती राज का और सिटी इंस्टीट्यूशन को, जैसे उसमें उन्होंने दिखाया था। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी लिखा हुआ है। अब देखिए आपको कहीं दिख रहा है हम लोग का ये जो पूछा है क्वेश्चन कि वर्किंग और उसका वर्किंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्पावरमेंट एंड पंचायती राज ऑफ, नहीं, ये आपको वैसा कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ पंचायती राज शुरू हो गया, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंस इन्होंने लिख दिया, ठीक है। और देखिए कितना अच्छा डायग्राम और पूरा एरो मार के सब कुछ बड़ा ही बेहतरीन लिखा हुआ है। देखिए फिर यहाँ पे इन्होंने डाला वर्किंग ऑफ लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो उन्होंने दिखा कि ये क्वासी जुडिशियल है ना, ये ऐसा होता है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव में इसका क्या वर्किंग होता है, फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। फिर आर्टिकल इन्होंने देखा आर्टिकल 243A। उसके बाद फाइनेंशियल में क्या, कलेक्शन ऑफ टैक्स, ये 243K। अच्छा, स्टेप फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पंचायती राज टेकन बाय बिहार गवर्नमेंट। अब क्योंकि एग्जाम्पल पूछा था तो देखिए क्या कुछ मिलता है क्या। ई ग्राम पंचायत किया हुआ है बिहार गवर्नमेंट ने, ई ग्राम सभा किया हुआ है। आपको एक चीज़ मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, ये जो आप जैसे उसमें आपको सीधा सीधा आंसर मिल जा रहा था पिछला क्वेश्चन में, इसमें आपको सीधा सीधा आंसर नहीं मिल रहा है। ये विनोद कहता है ना कि देख रहा है विनोद कैसे अंग्रेजी बोल के घुमाया जा रहा है, तो मुझे वैसा ही फील आ रहा है इसमें, ठीक है। तो इसमें आप ग्रास रूट लेवल का जो ये एग्जाम्पल है वो आप खोजते रहेंगे और आपको मिलेगा है नहीं। 15 फाइनेंस कमीशन ये बोला, इशू ये सब है, वे फॉरवर्ड है, बोस कमेटी, बड़ा बड़ा बात है ना। उसके बाद 6th रिपोर्ट ऑफ सेकेंड ARC, उससे भी बड़ा बात। जवाहरलाल नेहरू का कोट, कितना खतरनाक, कंक्लूजन इतना बड़ा, नंबर कितना आया सो हम देखना चाहते हैं। हम लोग का समझना है कि जो टॉपर्स ने किया है तब भी अगर मार्क्स कितना आया है उसके हिसाब से हम लोग को क्या करना चाहिए वो बात है। तो देखिए 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स और इस 13 मार्क्स आए, टोटल 13 मार्क्स, किसमें से 38 में से। पिछला में कितना आया था 20 मार्क्स। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि ग्रास रूट एग्जाम्पल आपको नहीं मिला, या डायरेक्ट कैसे एम्पावर हुआ लोग पंचायती और सिटी इंस्टीट्यूशन, ये आपको कहीं नहीं मिला। बड़ा बड़ा बात तो मिला लेकिन मेन आंसर नहीं मिला। तो मेन आंसर नहीं मिला तो इसका जो मार्क्स भी है उतना ही मिला। इसमें आप देखिए इसमें डायग्राम, राइटिंग, आर्टिकल सब कुछ मिल जाएगा सिवाय टू द पॉइंट आंसर के। अगर टू द पॉइंट आंसर नहीं है दोस्तों, कुछ भी करते रहो, इसका मतलब उसमें मार्क्स मिलने वाला है नहीं। अब नंबर ऑफ पेज देखिए ये ख़त्म, देखिए मतलब पूरा पेज भी भरा हुआ है लेकिन मार्क्स उससे भी कम है। इससे क्या शिक्षा मिलता है, मुन्ना मिर्ज़ापुर देखे होगे ना, जब चीफ मिनिस्टर के पास मार के आते हैं मुन्ना के दोस्त को तो पूछते हैं कि मुन्ना तुम क्या सीखे। तो यहाँ पे मुन्ना हम लोग क्या सीखे, हम लोग ये सीखे कि भाई पेज भरने से कुछ होगा नहीं, डायग्राम बनाने से कुछ होगा नहीं, आर्टिकल लिखने से कुछ होगा नहीं, बड़ा बड़ा रिपोर्ट लिखने से कुछ होगा नहीं। अगर क्वेश्चन का टू द पॉइंट हम आंसर नहीं लिखे हैं तो मार्क्स नहीं आएगा। तो क्या करें, अगर आंसर नहीं पता है तो सीधा उसको जितना शॉर्ट में 2-3 ही पेज में लिखो लेकिन टू द पॉइंट लिखो और उसी में मार्क्स आता है। जैसे पिछला बार में उन्होंने 2 पेज छोड़ भी दिया, 2.5 पेज छोड़ दिया, लेकिन एक पार्ट का टू द पॉइंट आंसर लिखा और उसमें 20 मार्क्स आया। तो ये इसमें सीखना है। अच्छा, इससे भी खतरनाक चीज़ आप सीखेंगे, देखिए ना, आप बस देखते रहिए। अब शॉर्ट आंसर में देख लीजिए, राइट द शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, एनालाइज द मैकेनिज्म एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन मानसून सिस्टम। ये पूछा है मैकेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। इन्होंने इंट्रो लिया, बहुत अच्छा। उसके बाद लिखा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंडियन मानसून सिस्टम। ये पूछा है भाई, ये पूछा है दोस्त, कहाँ गया, नहीं पूछा है। देखिए क्या होता है इनके साथ, सब ये बड़ा बड़ा बात है, लीनो नालिनो, मैडन जूलियट इफेक्ट, या जेट स्ट्रीम, बहुत बड़ा बड़ा बात। उसके बाद देखिए मैकेनिज्म कहाँ लिखा हुआ है, ये मैकेनिज्म का हो गया और ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक, बात ख़त्म। तो यहाँ नंबर भी ख़त्म। 3.5 था कितना का, 8 मार्क्स का। इसमें अगर अच्छा लिखता आदमी तो 5.5 6 ऐसा कुछ मार्क्स आता है। 6 तो नहीं देखा है, 5.5, लेकिन आया कितना, 3.5। कहे भाई ये पूछा ही नहीं फैक्टर कौन अफेक्ट कर रहा है। ये
टॉपिक चाह रहा है कि भाई तुम मैकेनिज्म बताओ, तो तुम इसी में लिखो ना भाई, मैकेनिज्म में फैक्टर वैक्टर घुसा दो ना अपने से, है ना। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि रियल में जो आंसर लिखना बहुत टफ होता है, ध्यान नहीं आता है कैसे लिखे। लेकिन हम लोग अगर ये समझ जाएंगे कि कैसे नंबर आता है, टॉपर्स का ऐसा आया है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, अगर नहीं आएगा तो कम से कम एक ही पेज में लिख देंगे, 1.5 पेज में लिख देंगे कि यही है, क्योंकि नंबर तो यही आने वाला है, टाइम वेस्ट क्यों करेंगे दोस्त। जिसको आता है जो आंसर उसको अच्छा लिखेंगे। उसके बाद दूसरा देखिए, पूछा है कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन इंडिया एंड आर दे सफिशिएंट टू मीट डोमेस्टिक नीड्स, व्हाट आर पॉसिबल अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इंडिया एनर्जी फॉर इंडिया, प्रेजेंट ए क्रिटिकल रिव्यू। सबसे पहले इन्होंने एनर्जी को डिफाइन नहीं किया है, लेकिन दूसरा को इन्होंने टैकल किया है जो बोला कि क्या सोर्सेज है, तो बता दिया फॉसिल फ्यूल है और रिन्यूएबल एनर्जी है। देखिए पूरा जो भी इन्होंने आंसर लिखा है वो पूरा डायग्राम वाइज लिखा है, ये आप ध्यान रखिएगा। राइटिंग बेहतरीन है, जगह काफ़ी जगह छोड़ दिया है ताकि कटकुट कुछ ऐसा नहीं लगे कि क्या लिखा हुआ, ऐसा नहीं पता चले। दूसरा जो सब पार्ट है कि एनर्जी सोर्स इन इंडिया, वो जो है वो सफिशिएंट नहीं है, उन्होंने लिख दिया, लेकिन उसमें इन्होंने कॉज वाइज नहीं लिखा कि ऑयल एक्सप्लोरेशन, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, लॉ, ये सब के बारे में नहीं लिखा इन्होंने। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अल्टरनेटिव और बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी टुडे, ये सब इन्होंने भी लिखा। देखिए अब ये देखते रहिए कि कैसे लिख रहे हैं, पॉइंट वाइज डायग्राम बना के लिख रहे हैं। इसी को डायग्राम बोलते हैं दोस्त। ये देखिए फिर से एक डायग्राम, इशू, तो क्रिटिकल रिव्यू पूछ रहा है ना, प्रेजेंट है क्रिटिकल रिव्यू, तो इशू भी लिखा है इन्होंने, है ना। और नंबर फिर से कितना दे दिया, 3.5। क्यों भाई इसमें कम क्यों दिया। देखिए दोस्त ये पूछ क्या रहा है, एक तो आपने वो नहीं किया क्या, इंट्रो, और दूसरा दस टू गेन टोटल बेनिफिट चैलेंजेज मस्ट बी रेडिकेटेड। ये कैसा इश्क है मेरे भाई, ये कैसा कंक्लूजन है। इसमें एनर्जी मैंने पिछला वीडियो में बताया कि कैसे कंक्लूजन लिखना है, कैसे इंट्रो लिखना है। कंक्लूजन जब भी आप लिखे तो ये जो आपका ये यहाँ पे जो की टर्म्स है, की वर्ड है, ये यूज होना चाहिए यहाँ पे कंक्लूजन में कुछ, ताकि वो लगे कि हाँ क्या कंक्लूजन है। जैसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी, दो वी हैव वेरिड सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन इंडिया, बट डिस्पाइट दिस वी लैक इन आवर ओन प्रोडक्शन, और ये सब लिख दो कि फॉर मेकिंग सेल्फ एनर्जी सफिशिएंट, ये हमारा 200 टारगेट है 2070। ये सब कुछ हम लोग लिख सकते हैं। कहने का मतलब कीवर्ड्स आपका आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो आप देख रहे हैं मार्क्स उतना ही है। फिर आप हर पार्ट को अच्छा से एक्सप्लेन नहीं किया गया, जैसे आप ये सफिशिएंट नहीं है तो भाई उसका रीज़न तो लिखोगे ना, एक दो। इंट्रो भी नहीं लिखा हुआ है तो नंबर आपको थोड़ा कम आएगा। आप डायग्राम बना लो, पहाड़ कर दो, बड़ा बड़ा बात बोल दो, लेकिन फिर वही बात है, मार्क्स नहीं देगा वो, टू द पॉइंट नहीं लिखोगे तो, ठीक है। मैं जो एनालाइज किया हूँ आपके लिए वो एक और दिखाता हूँ, वो थोड़ा समझ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है इसलिए मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ। डिवाइड इंडिया इंटू मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन एंड डिस्क्राइब द रीजन इन विच द लैंड ऑफ बिहार स्टेट इज इंक्लूडेड। देखिए इतना शानदार मैप लग रहा है कि ये बुक वाला ही मैप है ना, कितना प्यारा मैप है। ये देखिए आइलैंड का दिखाया हुआ है, ये कट कुट करके क्या है भाई, प्लेटू दिखाया है, कोस्टल प्लेन दिखाया हुआ है दोस्त, है ना। ये लक्षद्वीप, ये इधर आपका सॉरी अंडमान, ये लक्षद्वीप, बड़ा ही प्यारा है ना। पूरा लिखा हुआ कि इंडियन फिजियोग्राफिक डिवीज़न, ये देखिए माउंटेन और ये सब कहानी, ये प्लेन का कहानी पूरा लिखा हुआ दोस्त। ये देखिए प्लेटू का कहानी, कोस्टल प्लेन का, और सब डायग्राम में है, ये आप ध्यान रखिएगा, कोई भी पैराग्राफ में नहीं है। आइलैंड का कहानी, फिर ये देखिए इसमें नंबर कितना है, देखिए तो इसमें नंबर 3 है, उस सबसे भी कम नंबर आया है। जबकि आप देख रहे होंगे आंसर तो रसगुल्ला है भाई आंसर। तो रसगुल्ला का नंबर क्यों नहीं मिलता है। नंबर इसलिए नहीं मिलता है दोस्त कि इसमें दो चीज़ पूछ रहा है, डिवाइड द इंडिया इंटू मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन। एक आंसर ये हो गया, तो एक पेज में तो ये होना चाहिए था, बस इतना कहानी ख़त्म। और दूसरा में डिस्क्राइब करना है रीजन इन विच लैंड ऑफ बिहार स्टेट इज इंक्लूड। अपना बिहार के बारे में देखिए, ये यहाँ पे चला गया, बिहार लोकेटेड इन द अलुवियल फर्टाइल प्लेन एंड सम पार्ट ऑफ तराई रीजन। एकदम छोटा सा कंक्लूजन जाके लिख दिया गया है। तो ऐसे ये कैसे मार्क्स इसमें आएगा, तो नहीं आएगा। अब फिर से वही बात, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, क्या समझे मुन्ना, तो मुन्ना हम लोग ये समझे, कितना भी अच्छा आप मैप बना लो, कितना भी अच्छा आप ये में लिखो, अगर आप पॉइंट जो क्वेश्चन ने पूछा है उसको टैकल नहीं किए हो तो मुन्ना आंसर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर टैकल कर रहे हो, उसके साथ अच्छा राइटिंग और ये अच्छा मैप डायग्राम बना रहे हो, तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको क्या करना चाहिए था, क्योंकि इतना बड़ा है तो उसको करना चाहिए था कि एक मैं दूसरा आंसर देखा था, उसमें क्या किया था उसने, एक मैप बना दिया, ठीक है, मैप बना के इसी में दिखा दिया, प्लेन इधर, माउंटेन इधर, ये पहाड़ झरना सब, मतलब कोस्टल, ये सब दिखा दिया। और दूसरा में बिहार का मैप बनाया, उसमें दिखाया क्या क्या है। तो 2 पेज में बस मैप ही बना के दिखा दिया, और उसमें आपने यकीन नहीं मानिएगा, उसमें 4.5 मार्क्स था।
समझ रहे हैं ना। और ये 1.5 मार्क्स बहुत होता है दोस्त, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन होता है, 1.5 अगर खत्म हुआ ना 1.5 मार्क्स, तो जाके 10 मार्क्स में 20 मार्क्स में चल जाता है, फिर आप बाहर चल जाएंगे। तो आप इसे खुद से समझ गए होंगे कि क्या कहना चाह रहा है, कैसे आंसर ज़्यादा होता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो और भी मैं ऐसे एनालाइज करके आपको दिखाऊंगा, ज़रूर कमेंट करें मेरे भाई। तब तक के लिए आप मौज करें, मैं भी करता हूँ।